हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम चौथा पार्ट देखेंगे बाढ़ का लेन देन। तो इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ये कौन है? प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 में जो बिहार राज्य है उसमें मुजफ्फर ज़िले में बेनीपुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसलिए उन्होंने अपना उपनाम क्या रखा था? बेनीपुरी जी। उनके माता पिता बचपन में ही वो खो बैठे थे, इसलिए उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ पर हुई थी? ननिहाल में हुई थी। और मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में वह शामिल हो गए थे। वो अच्छे देशभक्त थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, पत्रकार और संपादक के रूप में अविस्मरणीय उनकी विभूति थी। इनकी प्रमुख रचनाएं थी पतितों के देश में, अमर ज्योति, नया समाज और सीता की माँ। ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। मैंने आपको बताया इनका जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1899 में, और 9 सितंबर 1868 में वो संसार से विदा हो गए। देखो, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इन्होंने बहुत अच्छे से उपन्यास, नाटक, कहानी और साहित्यकार के रूप में वह प्रसिद्ध थे। तो बाढ़ का लेन देन, बाढ़ यानी क्या? जब बाढ़ यह नाम हम सुनते हैं तो हमारे सामने क्या आता है कि बहुत सारी मनुष्य हानि होती है, प्राण हानि होती है, खेत फसल क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। सब जगह क्या होता है? पानी ही पानी हो जाता है, नुकसान ही नुकसान हो जाता है। बाढ़ यह नाम सुनने के बाद हमारे सामने यह बात आ जाती है। ये तो पता है ना आपको। मगर बाढ़ का विनाशकाली चित्रण हमारे सामने तो होता ही है, मगर ये जो कहानी है बाढ़ का लेन देन, इस कहानी में ये जो कहानीकार है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इन्होंने बाढ़ के बाद भेंट स्वरूप हरी भरी फसल मिलने की प्रसन्नता का वर्णन हमारे साथ, और बाढ़ से क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, यह संदेश हमें दिया है। और विपत्ति में यानी विपत्ति कोई समस्या है उसमें क्या करना चाहिए? हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें क्या दी है? शिक्षा दी है। तो देखो, अभी हम पाठ देखेंगे। ये पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको आधा आधा करके समझाती हूँ। देखिए, बाढ़ आ रही है, सुकिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपनी जाल की मरम्मत करने लग गया। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस हो रही है, हिमालय की तराई में लगातार बिजलियां चमकती जा रही हैं, तो बाढ़ तो आएगी ही। बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो देखो, सुकिया ने विशेषर से क्या कहा कि बाढ़ आ रही है। तो विशेषर क्या काम कर रहा था कि अपनी जो जाल है वो जाल की क्या कर रहा था? वह मरम्मत कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जब बाढ़ आएगी तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले से तैयार रहना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए जब सुकिया ने उससे कहा कि बाढ़ आ रही, तो वो सिर उठाकर उसने क्या किया? अपनी जाल की मरम्मत करते हुए उसकी ओर देखा। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर यह नहीं जानता था? तो आज 4 दिनों से उमस हो रही है, हिमालय की तराई में लगातार बिजलियां चमकती जा रही है, तो बाढ़ तो आएगी। यानी हिमालय की ओर क्या हो रही है? तराई में क्या हो रही है? बिजलियां चमकती जा रही है। बहुत बिजलियां चमकती है तो क्या होती है? हवा आती है तो बहुत बारिश होती है, ये तो हमें पता है। और जब बहुत ज़ोरों की बारिश होती है और ज़्यादा बारिश आने के बाद क्या होती है? बाढ़ आती है। यह तो क्या होता? यह तो विशेषर को पता था, इसलिए बाढ़ यह उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। और बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है। और ये जो विशेषर है वह बचपन से इस बाढ़ को क्या कर रहा था? देखता आ रहा था, उससे खेलता आया है। बीच चौर में ही उसका यह गाँव, चौर यानी क्या? ताल, यानी जहाँ पर पूरा पानी जमा होता है, यानी ऐसे बीच में ही उनका यह गाँव था। 4 महीने तक यह एक टापू ही बना रहता है। टापू यानी क्या? जहाँ चारों ओर पानी और बीच में ज़मीन का हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। उनका गांव कैसा था? जैसे कि ताल था, जैसे कि कहीं से भी पानी आए वो उनके गांव में ही बीच में जमा होता था। और 4 महीने तक यह क्या होता है?
ये जो 4 महीने जो बारिश का सीज़न है, उस वक्त ये क्या होता है, टापू बना रहता था। टापू यानी क्या, चारों ओर पानी और बीच में ज़मीन का हिस्सा, और यानी बीच में उनका गांव था। यह ऐसा उनका गांव था। तो बीसे सर को अपने बचपन की याद आ गई और याद आ रहे उनके दादा प्रयाग साहनी। और बीसे सर सुकिया को ये अपनी बचपन की यादें बता रहे। उसके जो दादा थे प्रयाग साहनी, और उनकी याद बीसे सर को आ गई और वो बचपन की यादें सुकिया को बता रहे। बूढ़े प्रयाग इसी तरह एक दिन जाल बिछा कर बैठे थे, और उसके जो दादाजी थे वो क्या कर रहे थे, एक दिन जाल बिछा कर बैठे थे, और उन्होंने बीसे सर को पुचकार कर बुलाया। यानी जब वो जाल बिछा कर वो ऐसे बैठे थे, तो उसने बीसे सर को बुलाया, आओ बेटे एक नया खेल सिखला दूँ तुम्हें। और वो बीसे सर को एक खेल सिखा रहे थे। वो कौन सा खेल सिखा रहे थे वो हम देखेंगे। और सचमुच ही खेल खेल में उन्होंने बीसे सर को क्या कुछ नहीं सिखा दिया। और ऐसे ही खेल खेल में उनके जो दादा थे प्रयाग साहनी, उन्होंने खेल खेल में उन्होंने इस जाल को बुनना, जाल को कैसे तैयार करना, ये सारी बातें, बाढ़ आने पर कैसे हम अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, ये पूरी बातें बीसे सर को सिखला दी थी। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का तागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए, सिर के चारों ओर घुमाकर एक बड़ा सा वृत्त बनाता पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही न मिले। तो देखो, तो उसके बीसे सर के जो दादा थे प्रयाग साहनी, उन्होंने खेल खेल में उन्होंने कौन कौन सी बातें सिखाई थी। देखो, जाल की मरम्मत करना है ना, यानी टूटी हुई जाल है उसकी मरम्मत, यानी उसको अच्छे से ठीक कैसे करना, नया जाल कैसे बनाना, जाल का जो तागा होता है वो मछलियाँ पकड़ने के लिए कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, और उसे अपने हाथ में रखकर कैसे संभालना चाहिए, पानी में उसको कैसे फेंकना चाहिए, और सिर के चारों ओर घुमाकर एक बड़ा सा वृत्त बनाता, वृत्त यानी क्या, गोला, और पानी में इस तरह गिरे, यानी वो जो जाली है वो पानी में कैसे अपने गोल घुमाकर कैसे फेंकनी चाहिए ये, और मछलियों को अपने दायरे में कैसे लेना चाहिए, और उस जाले में से मछलियों को भागने का मौका ही न मिले, ये पूरी बातें उसके जो दादा थे प्रयाग साहनी, इन्होंने बीसे सर को सिखाई थी। प्रयाग साहनी ने मछली मारने के सारे गुर बीसे सर को बता दिए थे। गुर यानी क्या, रहस्य, तरीके। प्रयाग साहनी जी ने बीसे सर को मछलियाँ मारने के पूरे तरीके सिखा दिए थे। और बाढ़ आने के बाद जब बाढ़ अपने ओज पर होती है, यानी उस जाल के आसपास होती है, तो वह बीसे सर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते। जब बाढ़ क्या होती है, अपने आसपास ही होती है, तो वो क्या करता था, वह प्रयाग साहनी जी उस बीसे सर को क्या करते थे, अपने नाव पर, देखो उस चित्र में दिखा रहे सुखिया और बीसे सर, प्रयाग साहनी जी और बीसे सर, देखो वह बीसे सर को क्या करते थे, नाव पर बिठाकर चल पड़ते, और चौर की ओर, चौर यानी मैंने आपको क्या बताया था, ताल, और दिन में ही नहीं अंधेरी रात को भी, है ना, वह क्या करते थे, उससे डरना नहीं चाहिए, ऐसी बातें बताते थे। और डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। यानी जब जब क्या होती है, बाढ़ बहुत ज़्यादा होती, तो वो क्या करते थे, वह बीसे सर को क्या करते थे, अपने नाव पर बिठाकर चल पड़ते थे, और चौर की ओर यानी ताल की ओर, और दिन में ही नहीं अंधेरी रात में, यानी दिन में भी, और जब रात का समय होता है उसी वक्त भी क्या करते थे, उसको लेकर जाते थे। और वो दादाजी थे, वो क्या करते थे, बीसे सर को बताते कि जो बाढ़ में कौन होते हैं, देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं होते, और हमें क्या करना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। जब नाव बीच में पहुंचती, बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता। जब क्या होती है, बाढ़ के बीच में नाव जब जाती थी, तो ये जो दादाजी थे वो क्या करते थे, पतवार चलाना छोड़ देते, क्योंकि वो
नाव के बाढ़ ज़्यादा होने के बाद, पानी ज़्यादा होने के बाद वो क्या होती थी, अपने आप ऐसे धीरे धीरे चलती जाती थी। नाव को स्थिर कर देता, यानी वो क्या हो, नाव कैसी हो जाती थी, हल्के हल्के चलती थी। जब हम पतवार चलाते थे वो पानी क्या हो जाता, ऐसे इधर उधर हो जाता। इसलिए वो क्या करते थे, पतवार यानी उसकी दोनों ओर जो ये होती है काड़ियाँ, उसको क्या करते थे, वो छोड़ देते थे। फिर वो नाव क्या हो जाती थी, स्थिर हो जाती। और उसकी जो मांगी थी, मांगी यानी क्या, नाव का जो किनारा, उस पर वो क्या करते थे, जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता। तो देखो, नाव के किनारे पर खड़े रहकर वो क्या करते थे, वो पतवार को चलाना छोड़ देते थे। अगर पतवार को हम नहीं चलाते तो वो क्या हो जाती, नाव स्थिर हो जाती। इसलिए वो क्या करते थे, नाव के किनारे पर खड़े होकर क्या करते थे, पानी की ओर एकटक देखते रहते थे। बीसे सर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो, यानी उसने उसके दादाजी का बहुत अच्छे से क्या किया था, उसने दादाजी की पूरी बातें अच्छे से समझ ली थी कि वो क्या करते थे, कभी उनका निशाना चूक जाए ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। क्योंकि वो बहुत सी बारीक बारीक बातें उसने अपने दादा प्रयाग साहनी जी से उन्होंने सीख ली थी कि नाव को बाढ़ के बीच में जाने के बाद नाव को कैसे स्थिर करना, पतवार कब चलाना, और ये पूरी और पानी को एकटक देखते ही वो क्या हो जाते हैं, उस मछलियों को पकड़ लेते थे। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उनका निशाना कभी चूका हो। प्रयाग साहनी ने बीसे सर को नाव के बारे में भी बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। तो उसके जो दादा थे प्रयाग साहनी, उन्होंने बीसे सर को नाव के बारे में भी बहुत अच्छी शिक्षा दी थी कि किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है, नाव कैसी होनी चाहिए, नाव बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की धार से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए, भंवर पता है ना आपको, भंवर यानी जब पानी में भंवरा आता है, जब पानी में भंवरा आता है तो क्या हो जाता है, तो उससे हमें कैसे जैसे कि देखो, हमने बहुत बार देखा है कि जब भंवर आता है तो वो बीच में हमें अपनी ओर अंदर खींच लेता है। तो जब पानी की धार से जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उससे बाहर कैसे निकलना चाहिए, नाव के लिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी बातें प्रयाग साहनी ने बीसे सर को सिखा दी थी। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग साहनी कहा करते थे। तो प्रयाग साहनी ने बीसे सर को क्या क्या सिखाया था, देखो, बेटे बाढ़ से मत घबराना, यानी अपने बेटे बीसे सर को क्या क्या बातें समझाई थी। देखो, नाव बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, भंवर आए तो भंवर से कैसे बाहर निकलना चाहिए। तो उन्होंने यह भी सिखाया था कि बाढ़ से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं, जब हमारे ऊपर भगवान खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हमारे लिए क्या करते हैं, वह पानी दे देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएंगी, अगर बाढ़ नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आएगी तो बाढ़ नहीं आएंगी, अगर बाढ़ नहीं आएंगी तो हमें मछलियाँ कैसे मिलेंगी। और अपनी 2 बीघा ज़मीन से ही जो परिवार की गुजर चलती है ना, क्या उसमें बाढ़ की रेत नहीं है। धैर्यपूर्वक इन स्थितियों का सामना करना। तो प्रयाग साहनी जी अपने बेटे बीसे सर को क्या क्या समझाते, अगर बाढ़ से क्या करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। जब भगवान हम पर खुश होते तो हमें क्या देते हैं, पानी देते हैं। अगर बाढ़ ही नहीं आएंगी तो हमें मछलियाँ कहाँ से मिलेगी। और अपनी जो 2 बीघा ज़मीन है तो उस ज़मीन से ही हमारे परिवार का क्या होता है, गुज़र होता है, यानी हमारे परिवार का पालन पोषण इसी ज़मीन पर होता है। तो हमें मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमें यह काम करना ही है। और हमें क्या करना चाहिए, बाढ़ से घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। क्या उसमें बाढ़ की रेत नहीं है, तो हमारी जो 2 बीघा ज़मीन है उसमें बाढ़ की रेत नहीं है क्या, इसलिए हमें उससे क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और धैर्यपूर्वक इन स्थितियों का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो 2 बीघा ज़मीन और परिवार भर की गुज़र, ये जो उनके पास कितनी ज़मीन थी, 2 बीघा ज़मीन थी और इसी 2 बीघा ज़मीन पर उनके परिवार का गुज़र होता था। बीसे सर को कभी अनाज नहीं खरीदना होता और उसके जो दादाजी थे उन्होंने
उन्हें पूरी अच्छी अच्छी बातें समझाई थी, नाव के बारे में, बाढ़ आने के बाद क्या क्या करना चाहिए इसलिए, और 2 बीघा ज़मीन पर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना चाहिए ये इसलिए उन्हें आज तक कभी भी अनाज खरीदना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके 2 बीघा ज़मीन से ही उनका पूरा अनाज उन्हें मिलता था। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नहीं, कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल जाती है। तो देखो, जब बाढ़ आती है तो पुरानी मिट्टी क्या हो जाती है, बाढ़ के साथ बह जाती, और नई मिट्टी हमारे खेतों में वह बाढ़ के साथ आ जाती है। तो वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली, जो ही उसमें धान रोपिए देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाएगी। देखो, जब पुरानी मिट्टी है वो क्या हो जाती है, अगर खराब हो जाती और बाढ़ के साथ वो क्या हो जाती है, बह जाती, और नई और कुंवारी मिट्टी अपने खेतों में वह पानी के बहाव के साथ अपने इस ज़मीन में क्या हो जाती है, आ जाती। इसलिए अगर हम कौन सा भी धान उसमें डालें तो क्या हो जाता है, अच्छे से बढ़ जाता है और हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाता है। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग साहनी आज भी बिसेसर को उपदेश नहीं आदेश दे रही हैं। तो ये सारी बातें प्रयाग साहनी जी की, ये प्रयाग साहनी अपने जो दादाजी थे उनकी वो पूरी बातें वो क्या कर रहे थे, याद करके सुखिया को बताते थे कि कौन कौन सी बातें, कि मेड़ ऊंची करो और कुदाली मजबूती से अपने हाथ में कैसे पकड़नी चाहिए, और कौन से समय में कौन सी खेती करनी चाहिए। अगर बाढ़ आए तो उसे क्या करने दो, आने दो। जैसे कि क्या करना चाहिए, यह सारी बातें विशेषर जो दादाजी थे वो उसको उपदेश नहीं, जैसे कि क्या कर रहे, आदेश दे रहे, समय पर खेती करनी चाहिए, कुदाल अपने हाथों में अच्छे से मजबूती से पकड़नी चाहिए, ये आदेश से उसको समझा रहे हैं। और सचमुच बाढ़ आ गई, ये बताते बताते क्या हो गई, सचमुच में बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? देखो कि हर बार जो बाढ़ आती है उसकी तरह यह बाढ़ नहीं थी। देखो चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, यह बाढ़ नहीं है जैसे जंगल का बाग आया है, उछलता कूदता गरजता तरसता। देखो चित्र में दिख रहा है कि कितनी बाढ़ की, वो पूरे घर झाड़ पूरे आजू बाजू का जो ये है वो क्या हो गया, पूरा पानी में है। जैसे कि हर साल तो बारिश आती है, मगर इस साल जो बारिश आई वो कैसी है, जैसे कि जंगल का बाग आया हो, जैसे कि उछलता कूदता गरजता तरसता, ऐसी उसको उपमा दी है। लोगों ने अलग से देखा, 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई चली आ रही है। देखो कितनी बारिश आ रही, कितनी बाढ़ आई है, जैसे कैसे कि इतना पानी आया था कि 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई वह अपने गांव में चली आ रही है। खेतों को, खड्डों को, मेड़ों को, बांधों को डुबाती पाटती दौड़ती। देखो ये पूरा जो खेत है, जो खड्डे हैं उसको क्या करती है, वो पूरा डुबाकर अपनी ओर जैसे कि आ रही है, ऐसा दिख रहा है। लोग भागे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे। देखो इतनी बाढ़ आने के बाद लोग क्या हो गए, भागने लगे, और लोग अपने जिनके पास जो बैल थे वो भी क्या हो गए, हल वाले अपने जो बैल थे वो इस बाढ़ में डूब ना जाए इसलिए वो क्या करें, अपने बैल लेकर भाग रहे हैं। चरवाहे गाय भेड़ लेकर भाग रहे हैं, और जो जहाँ था सिर पर पैर रखकर भाग रहा था, यानी अपना कोई नुकसान ना हो, और अपने पास जो जो भी है वो लेकर वो क्या कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। पानी गांव में घुस आया, तो इतनी बाढ़ आई थी, वो पानी क्या हो गया था, उनकी गांव में घुस आया था, अब घरों में घुस रहा था। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। यानी पहले जब बाढ़ आती थी तो वो कैसा लग रहा था कि पूरे गांव में पानी था, मगर अभी इतनी बाढ़ आई है कि हर घर में जैसे कि टापू लग रहा है। टापू यानी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी और बीच में अपना घर या गांव हो। विशेषर दरवाज़ों की चीज़ों को सहेज रहा था। विशेषर अपने दरवाज़ों को और अपने घरों की जो जो चीज़ें थी उसको क्या कर रहा था, सहेज रहा था, उसको संभाल रहा था। ढोरों को संभाल रहा था, अपने पास जो गाय बैल जो जो प्राणी थे उसको क्या कर रहे थे, संभाल रहे थे। चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था। यानी इसी प्रकार इतनी उनके गांव में बाढ़ आने के बाद वो क्या कर रहा था, अपनी चीज़ों को संभाल रहा था। यहाँ तक हम देखेंगे। और
बाकी का इस पार्ट का हिस्सा हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।